हाँ, तो इससे पहले वाले वीडियो में वेलोसिटी का इक्वेशन था क्या? वेलोसिटी का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी था। ठीक है, अब बेटा तुम्हें समझना है ध्यान से कि सबको पता है cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी। ठीक है बेटा, अब y इज इक्वल टू था a साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स साइन ओमेगा टी विल बिकम इक्वल टू y अपॉन a ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू y अपॉन a। तो बेटा ये तो आता है वेलोसिटी मतलब वेग का समीकरण समय के पदों में इन टर्म्स, है ना बेटा? ठीक है, अब इसके बाद में बेटा यहाँ से अगर हमें निकालना है कि द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन के पदों में वेग का समीकरण। ठीक है भैया, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा बेटा ए ओमेगा और कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा ए ओमेगा और रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हटेगा भाई? तो बेटा यहाँ से बी इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई। अब बेटा इस पे समझने वाला पॉइंट एक ये है कि जब विस्थापन शून्य हो, when y is equal to 0, तो v की वैल्यू बेटा सबसे ज्यादा होती है ए ओमेगा, मतलब ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान। ठीक है, और जब विस्थापन, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो विस्थापन है वो सबसे अधिक हो, अर्थात एम्पलीट्यूड या आयाम के बराबर हो बेटा, इस वाली कंडीशन में आपकी वेलोसिटी विल बिकम 0। ये है तुम्हारा बेटा। इसका मतलब हुआ कि जब विस्थापन अधिकतम होता है तो वेग शून्य, और जब विस्थापन शून्य होता है तो वेग अधिकतम होता है। जैसे अगर ये कोई पेंडुलम और ये क्या कर रहा है SHM, तो जब ये एम्पलीट्यूड पे जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी विल बिकम 0। ठीक है बेटा, और जब ये अपनी माध्य स्थिति मीन पोजीशन पर आएगा तो वेलोसिटी विल बिकम मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू होती है ए ओमेगा, है ना बेटा? ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बनाते हैं ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, तो अगर वेलोसिटी और टाइम में अगर हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो तुम्हें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब हुआ कि जो वेग है वो कॉस के फंक्शन के हिसाब से बदलेगा। ठीक है ना, वेलोसिटी विल वेरी एज द फंक्शन ऑफ कॉस, कोसाइन। अब तुम्हें पता है जब एंगल 0 होता है तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना बेटा? तो इसका मतलब हुआ अगर इधर में स्पीड मानो वेलोसिटी वेग और इधर टाइम, तो जब कॉस की वैल्यू जब टाइम 0 होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और इस टाइप से ये बेटा तुम्हारा चलता हुआ ऐसे आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर तुम्हारा एक चीज है बेटा कि y इज इक्वल टू था a साइन ओमेगा t। अब तुम सबको पता है कि यहाँ पे कॉस में और साइन में जो फेज डिफरेंस है, इन दोनों में जो फलांतर है कॉस में और साइन में, वो होता है π/2 का। ठीक है बेटा, इसका मतलब है स्पीड जो है वो वेलोसिटी से π/2 से आगे है। जब y 0 होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है बेटा। ठीक है ना, इस टाइप से यहाँ से। अब यहाँ पे तो हुआ बेटा t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हुआ t/4। t/4 का मतलब हुआ यहाँ से जाकर के यहाँ पे, अर्थात 1/4 साइकिल, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है बेटा, मतलब एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे। और जैसे जब ये इधर आता है तो जब आधा चक्कर यहाँ पे कंप्लीट होता है ना बेटा, यहाँ पे ये होता है t/2, तो दोबारा से तुम्हारा स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है। और फिर जब ये इधर जाएगा तो 3/4 मतलब 3/4 जब साइकिल कंप्लीट होती है तो वेलोसिटी अगेन विल बिकम 0।
और जब कंप्लीट साइकिल पे यहाँ पे बेटा टी और यहाँ पे 3t/4, तो वेलोसिटी विल अगेन बिकम्स v इक्वल टू a ओमेगा। ठीक है ना, ये है तुम्हारा। तो ये था तुम्हारा वेग SHM में वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें से आपको बेटा समझना क्या है। अब इसके बाद में तुम्हारी आती है कौन सी, एनर्जी। तो देखो बेटा यहाँ से, तो यहाँ से आपको करना एनर्जी इन SHM। SHM मतलब सरल आवर्त गति में ऊर्जा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तुम्हारी आएगी बेटा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये स्थितिज है बेटा। ठीक है, कैसे कि बेटा मैंने तुम्हें बताया था अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, होता है ना ये। तो अगर मैं यहाँ पर m का मल्टीप्लाई कर दूं तो m ओमेगा स्क्वायर वाई और m अल्फा, इट विल बिकम फोर्स। तो फोर्स बल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर वाई। ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब F डायरेक्टली टू y। जो F है वो विस्थापन के समानुपाती है। ये अलग बात है कि यहाँ पे माइनस साइन आता है, और माइनस साइन का सेंस क्या है कि हमेशा जो बल है, जो फोर्स है, वो विस्थापन का अपोजिशन करता है, मतलब विरोध करता है। इससे बेटा अगर यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो F और Y के बीच में इट विल बिकम स्ट्रेट लाइन होगी भाई, और स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर जो एरिया अंडर द ग्राफ ऑन y एक्सिस विल बी इक्वल टू वर्क डन। मतलब y अक्ष पर जो क्षेत्रफल है वो तुम्हारे किए गए कार्य के बराबर होगा, और कार्य बेटा हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब इसका अगर तुम्हें एरिया फाइंड करना है तो 1/2 हाइट इंटू बेस। हाइट में क्या आ रहा है बेटा, F और इंटू वाई बेस। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू वाई। तो स्थितिज ऊर्जा का मान आता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM, जो सरल आवर्त गति कर रही है उस वस्तु की किसी भी विस्थापन y पर स्थितिज ऊर्जा। अब आती है तुम्हारी बेटा काइनेटिक। तो काइनेटिक की तो सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और यहाँ से 1/2 m। अब वेलोसिटी की वैल्यू कहाँ है, ये वाली आन है, ठीक है ना, ये वाली। और इसका अगर हम करते हैं स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये है तुम्हारी काइनेटिक बेटा, और ऊपर वाली क्या है, पोटेंशियल। तो यहाँ से टोटल एनर्जी। ये सारे पॉइंट तुम्हें ध्यान में करने हर टाइम। क्यों, वो पूछ सकता है कि जब y इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी, अधिकतम होगी, है ना बेटा। भाई यहाँ पर देखो बेटा, वेग तो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू कॉस, और जो विस्थापन है y वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू साइन। अब दोनों फंक्शन में तुम्हें पता है π/2 होता है फेज। जब y 0 होगा तो वेलोसिटी अधिकतम होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर टोटल एनर्जी फाइंड करूँ तो ये तो आपकी है पोटेंशियल, है ना भाई, और ये क्या है, काइनेटिक। अगर इसको पूरे को मैं खोल दूँ तो ऐसे तो आएगी भाई, ये कट गई। तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। 1/2 क्या है, कांस्टेंट, m क्या है, ओमेगा क्या है, a क्या है, कांस्टेंट। ये सारी चीज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। इसका मतलब है संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। अब इस चीज का अर्थ क्या है, हाँ बेटा, इस चीज का मतलब आता है, इसने जो बताया है कि जो प्रत्यानयन बल है, रेस्टोरिंग जो फोर्स है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो। टोटल ऊर्जा की जब टोटल एनर्जी की बात होगी तो वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। केवल फर्क क्या है, जब ये जाएगी इधर, मतलब माध्य स्थिति से जब आयाम की ओर जाएगी, व्हेन द बॉडी विल मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू एम्पलीट्यूड, तो केवल फर्क क्या पड़ेगा कि काइनेटिक
पोटेंशियल में चेंज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और टॉप पॉइंट पर जा करके टोटल काइनेटिक विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल। आयाम पर जा करके संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, और जब ये वापस आएगी तो स्थितिज कम होती जाएगी और गतिज बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में चेंज होती जाएगी और बिल्कुल यहाँ पर माध्य स्थिति पर आकर के संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अरे इधर से चेक कर लो, व्हेन y विल बिकम इक्वल टू a तो इट विल बी 0। ठीक है बेटा, ये थी तुम्हारी टोटल एनर्जी इन SHM, और इस चीज का अर्थ तुम्हारा आता है यहाँ से, तो यहाँ पे इस पॉइंट को तुम नोट आउट भी कर सकते हो। देयरफॉर रेस्टोरिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर इसको तुम लिख सकते हो प्रत्यानयन बल संरक्षीय है। डोंट यूज कॉपी एंड पेन। ठीक है भाई, तो बेटा यहाँ से अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो इसको करो साहब, पॉज कर दे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से करते हैं स्टार्ट सिंपल पेंडुलम। हिंदी में बोलते हैं सरल दोलक, सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर होता है बेटा, देखो एक तुम्हारे पास होती है डोरी, और डोरी में खास बात क्या है, ये होते हैं इनएक्सटेंसिबल, मतलब इसमें खिंचाव उत्पन्न नहीं हो सकता और ना इसमें ऐंठ होती है। ठीक है ना, और ये जो यहाँ पर जिस बॉब को अर्थात जिस गोले को यहाँ पर हम बांधते हैं बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉब, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास का मतलब द्रव्यमान केंद्र, और इस हैंगिंग पॉइंट से बेटा यहाँ पे जो दूरी है इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव लेंथ, या फिर इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रभावी लंबाई। ठीक है बेटा, L क्या है ये L, और मैंने मान लिया इसका मास कितना है, m है। अब यहाँ से बेटा अगर हम सोचना स्टार्ट करते हैं ध्यान से बेटा, तो जैसे देखो यहाँ पर है आपका बॉब यहाँ पे, और कोई भी टाइम ये इधर है। ठीक है बेटा, और ये क्या मैंने y और ये क्या L, और ये एंगल कितना है, थीटा। अब बेटा तुम्हें पता है कि इधर इसका आएगा वेट बाहर, अरे सबको पता है वेट ऑफ बॉडी ऑलवेज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस लाइन को मैंने ऐसे किया बेटा, और इसकी परपेंडिकुलर लाइन ऐसे, ये अगर थीटा है तो इट विल आल्सो थीटा, और ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा आएगा भाई। तो अगर इसके mg के अगर मैं कंपोनेंट करता हूं तो इधर कंपोनेंट आएगा mg cos और इधर कंपोनेंट आएगा mg sin। अब यहाँ से मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि कभी भी अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि बॉडी की जो गति है, वस्तु की जो गति है वो SHM सरलावर्त गति है या कुछ और है, तो सबसे पहले तुम्हें निकालना है कि जो वस्तु की माध्य स्थिति है, जो बॉडी की मेन पोजीशन है, उसकी ओर कौन सा बल है और कितना बल है। अच्छा बेटा, ये जो mg cos थीटा है इट विल बैलेंस बाय द टेंशन, दूरी में जो तनाव होगा बेटा। ये जो mg sin थीटा है ये आ रहा है माध्य स्थिति की ओर बल, और यही वस्तु को माध्य स्थिति की ओर मतलब वस्तु को मेन पोजीशन की ओर खींच कर लाएगा। अरे आया ना, तो ये माध्य स्थिति की ओर खींच कर लाएगा, तो यही है आपका क्या, प्रत्यानयन हिंदी में रिस्टोरिंग फोर्स। तो F इज इक्वल टू बाई mg sin थीटा, mg अब sin इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin थीटा बराबर नंबर के कारण, तो y अपॉन l
और एफ इज इक्वल टू मैंने बताया था एम अल्फा, एम से तो अल्फा विल बिकम इक्वल टू सर जी अपॉन एल इंटू वाई। अब जी क्या है? कांस्टेंट। एल क्या है? कांस्टेंट। दैट मीन्स इट इम्प्लीज दैट अल्फा वेक्टर इज डायरेक्टली टू द वाई वेक्टर। अरे अगर ये दोनों कांस्टेंट हुए तो इसका मतलब है जो अल्फा है वो वाई के समानुपाती है। और यही मैंने तुम्हें सबसे एसेंशियल और यही एक पॉइंट हुआ है जिस जगह पर आकर के हम खुल करके छाती ठोक करके ये बोल सकते हैं कि एसएचएम। ये मैंने तुम्हें बताया था हर आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं होती, लेकिन हर सरल आवर्त गति होती है। Every periodic motion is not SHM, but every SHM is periodic motion। क्योंकि कोई भी पीरियोडिक मोशन SHM जब होगी जब ये कंडीशन फुलफिल हो, जो वस्तु में उत्पन्न त्वरण है वो विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए। मतलब अल्फा क्या है? ये जो त्वरण है ये विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए। अगर ये कंडीशन यहाँ पर आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की गति या जो पेंडुलम जो इधर उधर घूम रहा है ये एसएचएम कर रहा है। इतना प्रूव करने के बाद में अब क्या करना है तुम्हें इजी वे में कि भाई हमारा आया था अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई आया था। जब हमने वेलोसिटी मतलब वेग और त्वरण के समीकरण निकाले थे तो v इज इक्वल टू तो था a ओमेगा और अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ओमेगा था पहले सॉरी, और अल्फा का समीकरण आया था लास्ट में इक्वेशन के ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इससे इसकी करना है कंपैरिजन, बस इससे तुम्हारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। और सिंपल पेंडुलम में वो तुमसे यही पूछेगा कि इसका आवर्तकाल का इक्वेशन बताओ। तो यहाँ पर अगर इसकी कंपेयर करता हूँ अल्फा से अल्फा और आपका वाई से गया वाई, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल। ठीक है बेटा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में जी अपॉन एल। ठीक है सर। अब इसके बाद में यहाँ से आपका आता है क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट में जी अपॉन एल, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। इट इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये जो सिंपल पेंडुलम है उसके आवर्तकाल का समीकरण है। एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ। क्वेश्चन एक आया था आर्मी में, अगर झूला झूलता हुआ कोई बच्चा अगर झूले पर खड़ा हो जाएगा तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। अगर कोई मतलब बच्चा जो है अगर वो झूले पर बैठा हुआ है पहले और अगर वो उसी पर खड़ा हो गया तो व्हाट विल इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्टिव लेंथ कम है तो अनुसार बढ़ जाएगा। इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। बेटा एल ऊपर ही तो है। इसका जवाब था कि उसका टाइम पीरियड पहले से घट जाएगा। इफेक्टिव लेंथ किसका मिला भैया? अरे पागल देख अरे समझना है ये रल्लू रे झूला है वो भाई, है वो भाई फिजिक्स बेस्ड ऑन अजम्पशन। अगर मैंने कहा कि ये झूला है तो हटे तो मैं मानना पड़ेगा राजी। अब बच्चा यहाँ पर है, पहले वो क्या हुआ बैठा हुआ है कि कौन है? बच्चा। अब इसका क्या कहा है? इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, तो ये पूरी है इफेक्टिव लेंथ। और यहाँ पर क्या है कि अब अगर ये हो गया खड़ा, ठीक है ना, खड़ा हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास आ गया ऊपर, और सेंटर ऑफ मास ऊपर आया तो इसका मतलब है इफेक्टिव लेंथ पहले से कम हो गई, और एल की वैल्यू अगर कम हुई तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। बेटा मैं एकेडमी में हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कॉमन सेंस की बात है यार। हाँ बेटा है ना, ये तो मतलब कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, मान जाए मान कि ले फंसा देते तो कुछ जाते तो यार तू यार बदल मत कर, है ना।
तो t इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब अगर यहाँ पर l की वैल्यू कम हो गई है ना बेटा, तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। ठीक है, ये था आपका बेटा सिंपल पेंडुलम। इसके बाद में केस आता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग का केस भी बेटा तुम्हें समझना अच्छे से, है ना। अगर टाइम पीरियड तुम पूरा पढ़ोगे ना बेटा खुल करके, तो टाइम वो सॉरी ऐसा जब चैप्टर बड़ा होता है। इसमें तुम्हारा पानी में अगर किसी चीज को हम पटक दें और बैलेंस के बाद में उसको तुम थोड़ा सा दबा लो तो ऐसे करके हिलती है। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के इधर उधर अगर गति कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी सब गति SHM में होगी। हमें पहले ये करना पड़ता है प्रूफ कि SHM है कि नहीं है, और वो करेंगे हम यहाँ से। अगर अल्फा इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट चीज आ जाए और वाई हो साथ में, तो इसका मतलब 100% वो SHM है। ठीक है ना। अब ये था आपका सिंपल पेंडुलम। इसके बाद आती है स्प्रिंग। अब हमें चेक करना है कि किसी बॉडी को हमने स्प्रिंग से बांध दिया, और स्प्रिंग से बांध करके वो पहले आई बैलेंस में, और फिर हमने उसको थोड़ा सा खींच दिया। अब क्या करेगी, ऐसे करेगी। तो सबसे पहले हमें ये करना है चेक कि वो SHM है कि नहीं, है ना बेटा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ मोशन ऑफ बॉडी अटैच्ड विद ए स्प्रिंग। स्प्रिंग से बंधी वस्तु की गति, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग है तरुण, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग से तुमने कोई बॉडी जिसका मास m है उसको बांध दिया, ठीक है बेटा। तो थोड़े बहुत टाइम वो थोड़ी बहुत हिलेगी और फिर वो क्या आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों आई, ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण। भाई तुमको पता है कि हर बॉडी अपनी पोजीशन में अपोजिशन का चेंज करती है ड्यू टू इनर्शिया। अब क्या हुआ कि मैंने मान लिया कि इस स्प्रिंग का बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट क्या है। अब फोर्स कांस्टेंट बेटा एक्चुअली होता क्या है, फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ अपॉन एस। इसका मतलब होता है न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स कांस्टेंट क्या है, फोर्स कांस्टेंट क्या है, फोर्स कांस्टेंट वो बल है, वो बल है जो उस स्प्रिंग में एकांक मात्रा में खिंचाव या दबाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। अब इसको बेटा समझ लो ध्यान से इंग्लिश में कि फोर्स कांस्टेंट इज ए फोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर यूनिट कंप्रेशन और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। या तो तुम उसको जैसे मैंने कहा आपसे कि सर इसका फोर्स कांस्टेंट 4 न्यूटन पर मीटर फॉर एग्जाम्पल है, तो इस स्प्रिंग का बल नियतांक अगर 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्प्रिंग में या तो 1 मीटर खींचो या 1 मीटर या दबाओ, तो मैं 4 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। मतलब तुम्हारा ये हुआ कि इस स्प्रिंग को 1 मीटर अगर आपको कंप्रेस करना है या इलोंगेशन करना है, तो यू विल रिक्वायर्ड 4 न्यूटन फोर्स। ठीक है बेटा, यहाँ से किया। अब यहाँ पर क्या है बेटा, तो इसका अगर की अगर मैं निकालता हूँ मात्रक तो F की होती है mLT -2 अपॉन x, L हो गई, L से L को और काट दो तो mL0T -2। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ आगे। ठीक हुआ। अब मान लिया यहाँ से जैसे ये स्प्रिंग से तुमने इसको दिया, बांध दिया, मास m है बेटा, तो इसको तुमने थोड़ा सा मान लिया कि y विस्थापन तक अर्थात y दूरी तक तुमने इसको खींच लिया ऐसे, फिर क्या किया, छोड़ दिया। अब क्या करेगी, ऐसे हो। ठीक है भाई,
तो अब बेटा यहाँ से आपका क्या है कि इस पे जो फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर तुम्हारा आएगा बेटा क्या कि F इज इक्वल टू आएगा K इंटू वाई, K इज इक्वल टू F अपॉन एक्स। तो वो सॉरी F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, और यहाँ पर x की जगह पे क्या है y। अब यहाँ से तुम्हारा F इज इक्वल टू m इंटू अल्फा होता है भाई। अरे F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर जो त्वरण है उसको हम अल्फा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ए एम्पलीट्यूड है, मतलब आयाम है। तो यहाँ से तुम्हारा F m अल्फा इज इक्वल टू के वाई, के अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन एम इंटू वाई, जी कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, दोनों चीज कांस्टेंट, तो अल्फा विल बी डायरेक्टली टू वाई। ऐसा ये अगर कहीं पर भी आ जाता है तो इसका मतलब ऐसा चल है, सिंपल हार्मोनिक। अब क्या करना है, बस अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई से वाई काट दो, तो यहाँ से अल्फा से अल्फा, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट में के अपॉन एम, ठीक है भाई, के अपॉन इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई एम अपॉन टी। ये टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी विच इज अटैच्ड विद ए स्प्रिंग, जो एक स्प्रिंग से तुमने बांध दिया, अगर उसको थोड़ा सा खींच के तुमने छोड़ दिया तो वो SHM करेगी, और SHM अगर वो करेगी तो उसके आवर्त काल टाइम पीरियड का सूत्र है m अपॉन k की वैल्यू जितनी ज्यादा टाइम पीरियड उतना ही कम। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ से तुम्हारे है ना बेटा कई केस आ जाएंगे, क्या मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ा, अभी इतने तक क्लियर है। स्प्रिंग से अगर तुमने बांध दिया तो k की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ही कम होगा, और k की वैल्यू जितनी कम होगी टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि अगर एक स्प्रिंग के बजाय 2 स्प्रिंग से बांधने हो, कपड़ा साफ करने के लिए, ठीक है चलो। तो बेटा यहाँ से तुम्हें करना क्या है, अगर तुमने इसको 2 स्प्रिंग से बांध दिया, एक और 2 एम है भाई, केवल ठीक है भाई। अब यहाँ से तुम मान लेते हैं क्या बेटा, यहाँ पे बॉडी को तुमने खींचा तो इसका विस्थापन y है। अब दोनों ही स्प्रिंग में y की वैल्यू सेम होगी, और इस टाइप से जब हम स्प्रिंग को बांधते हैं तो उसको बोलते हैं समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब यहाँ पर जो टोटल फोर्स है वो आएगा दोनों स्प्रिंग्स का फोर्स का ऐड करो, तो यहाँ से सर Ky K1y क्योंकि y सेम है, K क्या है इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, समतुल्य दोनों स्प्रिंगों का जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आएगा वो K है। तो यहाँ से सर आपका आता है K इक्वल टू K1 प्लस K2, तो यहाँ से सर टाइम पीरियड 2 पाई रूट में m अपॉन K1 प्लस K2, ये आ जाता है टाइम पीरियड जब स्प्रिंग्स पैरेलल हो, ठीक है भाई। अब इसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट कौन सा, अब तुम्हारा इसके बाद में पॉइंट आएगा क्या कि जब ये स्प्रिंग पैरेलल के बजाय सीरीज में हो, जब स्प्रिंग्स पैरेलल के बजाय सीरीज में हो तो उसके लिए आपको बोर्ड साफ करना पड़ेगा, क्लोज कर दे। दूसरा केस है व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, ठीक है बेटा। तो जैसे यहाँ पर ये है और एक स्प्रिंग ये है और यहाँ पर तुमने इसको बांध दिया, इसका K1 इसका K2, तो यहाँ पर दोनों में y की वैल्यू सेम नहीं होगी, जो स्प्रिंग थोड़ी भारी होगी वो तो खींचेगी कम, और जो थोड़ी हल्की होगी वो ज़्यादा खींचेगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से तुम्हें ज़्यादा जाने के बजाय केवल समझना क्या है कि टोटल y की वैल्यू विल बी इक्वल टू y1 प्लस। अब क्योंकि पता है आपको k इज इक्वल टू f अपॉन y, तो y इज इक्वल टू f अपॉन k, f अपॉन k
एफ अपॉन के वन प्लस एफ अपॉन के टू। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू बेटा इक्वल आएगी सी, तो यहाँ से आ जाएगा के बाई वन अपॉन के जी टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू, तो के जी टू के वन के टू अपॉन में के वन प्लस के टू। तो इस केस में टाइम पीरियड 2 पाई भाई एम की तो फिक्स है, अपॉन में आएगा k1 k2 और ऊपर आ जाएगा k1 प्लस k2। इट इज द टाइम पीरियड इन दिस कंडीशन जब वो सीरीज में हो। ठीक है बेटा, ठीक है ना। अरे जो स्प्रिंग भारी है वो खिंचेगी कम, जो हल्की है वो ज्यादा, लेकिन ओवरऑल जो y की वैल्यू आएगी वो y1 प्लस y2। भाई इसमें खिंचा हुआ 0.2, इसमें तुम्हारा हुआ 0.4, ओवरऑल 0.6 हो गया। ठीक है ना। अब तीसरी तुम्हारी कंडीशन यहाँ से कौन सी आती है कि जब स्प्रिंग को तुमने इस टाइप से बांध दिया, A1 A2 मास, मतलब बीच में, इसको भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन ही बोलते हैं, है ना बेटा। इसमें क्या है आपका यहाँ पर, अब बेटा यहाँ पर तुम्हारा आएगा कि जितना ये खींचेगी उतना ही ये कंप्रेस होगा, दोनों में इक्वली आएगा। अरे भले ये कितनी भी भारी हो, लेकिन जब ये खींचेगी नहीं तो फिर ये कंप्रेस थोड़े हो गए। और चाहे भले कितनी हल्की हो, ये खींचेगी तभी तो जब इसमें कंप्रेशन हो। जितना ये खींचेगी उतना ये दबेगी, या फिर जितना ये, ठीक है, जितना ये खींचेगी उतना ये दबेगी। लेकिन यहाँ से टोटल फोर्स F1 प्लस F2 है बेटा, और y की वैल्यू आएगी सेम दोनों में। तो यहाँ से आपका ky इक्वल टू k1y प्लस k2, y को सबको और काट दो तो k1 प्लस k2। तो यहाँ से टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई रूट में m1 m अपॉन k1 प्लस k2। इसमें पैरेलल वाला ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, लेकिन स्प्रिंग होती सीरीज में है, क्यों इसमें कंडीशन वही आ जाती है, y की वैल्यू दोनों में सेम आती है बेटा। तो टोटल फोर्स जो है वो F1 प्लस F2 के बराबर ही है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का केस आ जाता है। सिंपल पेंडुलम इन ए फिफ्थ में सरल लोलक। अब इसके आवर्तकाल का समीकरण था 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी था। अब यहाँ पर तुम g को g मानने के बजाय यहाँ पर तुम g को ये क्या मान लो a है। a का तुम्हारा अर्थ क्या है, कुल टोटल त्वरण a। ठीक है बेटा, a होने का लगभग कर लो ऐसा जम। तो इसमें क्या है कि मैं लेफ्ट गोज अपवर्ड्स, मतलब अगर ऊपर जाए तो ऊपर की ओर, तो त्वरण कितना है, मान लिया आपका a, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, a नोट कर लो। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो सर यहाँ पे कुल टोटल त्वरण आएगा a नोट प्लस जी। तो यहाँ से टाइम पीरियड t 2 पाई रूट में L अपॉन a नोट प्लस जी, और a नोट अगर प्लस जी आता है तो ये आपका टोटल त्वरण। तो इसकी वैल्यू अगर बढ़ गई तो टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है ना तो आवर्तकाल घट जाता है, आवर्तकाल मतलब टी विल डिक्रीज, है ना भाई। और जब लिफ्ट आती है कहाँ, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में अल्फा इक्वल टू आएगा आपका क्या भाई, g माइनस ए नोट। ठीक है बेटा। तो यहाँ से टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई L अपॉन g माइनस ए नोट। अगर ये त्वरण कम हो गया तो इसका मतलब है टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो जब लिफ्ट किसी त्वरण से नीचे उतरती है ना तो उसमें जो सिंपल पेंडुलम है उसका आवर्तकाल पहले से बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा। जब वो डाउनवर्ड आएगी तो टी विल इंक्रीज। अच्छा, तीसरी क्या है कि व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली,
जी के बराबर ये जाएगा। फॉल्स फ्रीली का मतलब क्या है? जब वह स्वतंत्रता पूर्वक फिर रही हो, तो फ्रीली फॉलिंग अगर जहाँ पर होती है, अगर लेफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक आ रही हो, तो ए नॉट विल बिकम इक्वल टू जी, तो अल्फा विल बिकम जीरो बेटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाए। और अगर जीरो होता है तो 2 पाई रूट में एल अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो सिंपल पेंडुलम है उसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बिकम इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है बेटा। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट बंद करो।